पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इंडिया की जानिब जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो कशीदगी कम होने के बजाय बढ़ क्यों जाती है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियोज से मैं हूं जावेद सुमरो। जब बात दोस्ती की है तो नगमों और बातचीत के बजाय गोलों की घन गरज क्यों सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की फ़ौज में ऐसे एलिमेंट हैं, तभी वो ये फैसला कर रहे हैं कि जो डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट हो रहा था इसको स्लो करने का ये बहुत आसान तरीका है। ये सैरबीन का आज हमारा अहम मौजू है जिसका तफसील से जायज़ा लेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में ये भी शामिल है श्रीलंका की हुकूमत का जंगी जराइम के बारे में किसी भी आलमी इंक्वायरी से ताउन से इनकार, मुल्क में बज़ोर ताकत कायम होने वाला अमन रियासती जुल्म के हालिया इल्ज़ामात की वजह से कितना मुतासर हो सकता है। यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा है कि अमरीकी जासूसी से बाहिमी एतमाद को ठेस पहुंची है और इससे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को नुकसान पहुंच सकता है। और BBC के सिलसिले 100 ख़वातीन निस्फ दुनिया की सदा में दो नामवर ख़वातीन की गुफ्तगू देखिएगा कि उन्होंने अपने शोबों में आगे बढ़ने का सफ़र कैसे तय किया। मेरे उस्ताद बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम वकील बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन दोज़ इन द कम्युनिटी ने बोला था मेरे उस्ताद को कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसे। सियालकोट और जम्मू की वर्किंग बाउंड्री पर गुज़िश्ता 10 रोज़ से पाकिस्तान रेंजर्स और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। दोनों मुल्कों के फ़ौजी ज़राए उसे कई बरस में होने वाली सीज़ फायर की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। इस गोलाबारी से दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की ख्वाहिश रखने वालों को धचका लगा है और सियासी मुबसरीन ये सोचने पर मजबूर हैं कि सफारती सतह पर बेहतर ताल्लुकात का राग अलापने के बावजूद क्या वजूहात हैं कि अचानक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाव में इजाफा हो गया है। लाहौर से BBC की नामनिगार शुमैला जाफरी की रिपोर्ट। शरीफा माई की उम्र 75 बरस है। वो सियालकोट के सरहदी गांव जोया की रहने वाली हैं। आम दिनों में तो इनका सहन पोते पोतियों से भरा रहता है, लेकिन जब से भारतीय गोलाबारी शुरू हुई है शरीफा का खानदान नकल मकानी कर चुका है। हमारे मकान कच्चे हैं, इसलिए हमें खौफ होता है कि कहीं गिर ना जाएं। लेकिन हम किधर बैठें, किधर छुपें और अपना बाल बच्चा कहाँ ले जाएं, बस फिर आगे की तरफ भाग जाते हैं। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि रवां बरस अब तक सियालकोट जम्मू वर्किंग बाउंड्री पर भारत की जानिब से सीज फायर की 75 खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं, जिनमें 2 अफराद हलाक और 18 जख्मी हुए। ये जोया गांव का प्राइमरी स्कूल है। चूँकि ये गांव वर्किंग बाउंड्री से बहुत करीब है और गुज़श्ता चंद रोज़ से जब से बॉर्डर पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, इस गांव की अक्सर आबादी दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो चुकी है और इसी वजह से ये स्कूल भी गुज़श्ता कई रोज़ से बंद पड़ा है। सरहद पर होने वाली गोलाबारी से चारवा गांव में साइकिलों का काम करने वाले सनाउल्ला की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है। जब से ये फायरिंग शुरू हुई है ना, उस दिन से जो काम है ना ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो परेशान बैठे हुए हैं हम। तकरीबन रात को 9 या 10 बजे जो है ना इंडिया वाले हमारे ऊपर गोलाबारी करते हैं। जनवरी से हम देख रहे हैं कि वाक़यात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और तसलसल से होते हैं, कुछ वक्फे दरमियान में पड़ते हैं और जो इन सिचुएशन को डील करने के लिए मैकेनिज़्म मौजूद हैं उनका बहुत लिमिटेड इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें दोनों मुल्कों की फ़ौज जो है, पाकिस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की फ़ौज में ऐसे एलिमेंट हैं, तभी वो ये फ़ैसला कर रहे हैं कि जो डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट हो रहा था इसको स्लो करने का ये बहुत आसान तरीका है। दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी तनाव पर सबसे ज़्यादा परेशानी कारोबारी तबके को है। ताजिर सरहदों पर होने वाली गोलाबारी को दोनों मुल्कों के मुफादात के लिए अच्छा शगुन नहीं समझते। जब ट्रेड आगे बढ़ती है तो कोई एक ऐसा हादसा हो जाता है जो अगरचे उस ट्रेड से डायरेक्टली कंसर्न नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से ट्रेड और उसके अलावा बाकी ताल्लुकात जो दोनों मुल्कों के वो बहुत पीछे चले जाते हैं। तज्जिया निगारों का मानना है कि सरहदी कशीदगी से दोनों मुल्कों में जंग के इम्कानात तो ना होने के बराबर हैं,
तहम अमन का सूरज तुलू होने की तवक्को मादूम ज़रूर हो सकती है। शुमाइला जाफरी, BBC, लाहौर। दिलचस्प बात यह है कि सरहदी कशीदगी और झड़पों से आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होने के जो इल्ज़ामात पाकिस्तानी हुक्काम आयद करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इल्ज़ामात इंडिया की जानिब से भी लगाए जाते हैं। ये सिलसिला पिछले कई बरसों की मानंद कशीदगी की मौजूदा सूरत हाल में भी जारी है। इंडियन हुक्काम का ये भी कहना है कि सरहदों के करीब रहने वाले लोगों ने हिजरत कर ली है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट। कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम करने वाली इस अबूरी सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल को एशिया की दीवार बर्लिन भी कहा जाता है। 10 साल कबल दोनों मुल्कों ने लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के आर पार सीज फायर का मुआहदा कर लिया, लेकिन इस साल LOC पर शदीद फायरिंग के तबादलों से कशीदगी में इजाफा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान आलमी सरहद का जो हिस्सा कश्मीर में है, इसके आरएसपोरा सेक्टर में भी चंद रोज़ कबल फायरिंग हुई। हुकूमत हिंद का कहना है कि इस साल जनवरी से अब तक 200 मरतबा पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की गई, जिसके दौरान मुतअद्दिद फौजी अहलकार मारे गए। भारत ने इस सूरत हाल पर सख्त लहजे में पाकिस्तान से कहा है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी को हवा न दे। वो क्या डराते हैं आपको? क्या आप लोग डराते हो उनसे? डराते हैं? डराओगे? जम्मू खत्ते में सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले अक्सर बाशिंदों में एक बार फिर खौफ की लहर पाई जाती है। आम लोगों का कहना है कि फायरिंग और शेलिंग की वजह से वो खेतों में काम नहीं कर सकते। दूरी चढ़ के तीन खतरे हमारे कि हम ना खेतों में जा सकते हैं, ना पट्टा काट सकते हैं, ना कहीं बाहर घूम सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते। सर तकरीबन बच्चे डरे हुए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं और भी मतलब स्कूल जाने से डर रहे हैं बच्चे छोटे। कश्मीरियों के लिए LOC महज एक सरहद नहीं है, बल्कि जिंदगियों को बांटने वाली एक खूनैन लकीर है। हालिया तशद्दुद और तनाव की वजह से एक बार फिर तबाही और हलाकत के मुहीब सायों ने LOC के करीब रहने वाले लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। पिछले 6 अशरों से दोनों मुल्कों के दरमियान यही हो रहा है कि मुज़ाकरात से तमाम तनाज़ात के हल की कोशिशें शुरू होते ही अचानक सरहदों पर कशीदगी बढ़ जाती है या कोई हमला हो जाता है और अमन की कोशिशें रुक जाती हैं। कुछ अरसे बाद यही वाक़यात फिर दोहराए जाते हैं। सवाल यह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बज़ाहिर अमन मुमकिन ही नहीं, तो ऐसी कोशिशों पर वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है? इसी पर गुफ्तगू के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से सहाफ़ी और तज़्ज़िया निगार इम्तियाज़ आलम मौजूद हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तमाम ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो ही नहीं पाते, तो इस पर बार बार वक्त क्यों ज़ाया किया जाए? क्या जंग की जाए? तो जंग तो ऑप्शन नहीं है। ये हमने कारगिल के वक्त भी देखा और उसके बाद मुंबई के वक्त भी देखा, और अभी जब LOC पे ये झगड़ा बार बार उभरता रहा है तब भी देखा। और बिलाखिर क्या हुआ कि बातचीत की मेज़ की तरफ जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि बातचीत का जो प्रोसेस है और अमल है वो अभी कमज़ोर है, हमें उसे बहुत मजबूत बनाना चाहिए। रही लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उस पर अगर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को दोनों वज़ीर-ए-आज़म हुक्म दें कि वो ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि फ़ौजें पीछे हट जाएं और ये फायरिंग का सिलसिला जो है एक तरह की मुकाबलेबाजी हो जाती है बॉर्डर पे, ये बंद की जाए। और ये इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी कुछ अनासर ने जो इसे इस्तेमाल किया है, जैसे मिसाल के तौर पे जब बातचीत शुरू होने का इम्कान हुआ, तजारत के मामले बात आगे बढ़ी, तो जनवरी में एक वाक़या किया गया जिसमें एक भारतीय फ़ौजी का सर कलम किया गया। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ा फील गुड फैक्टर यानी बड़ा एक अच्छा माहौल पैदा किया अपनी पॉलिसी से सब कॉन्टिनेंट में, तो हम देखते हैं कि 5 हिंदुस्तानी सहाफ़ियों को मार दिया गया। अब इसके बाद ये हुआ कि भारतीय फ़ौज भी फिर जवाब में आ गई और उन्हें इख्तियार दिया गया कि वो जवाबी कार्रवाई करें। और अब लगता है कि दोनों तरफ की अफवाज एक दूसरे के साथ शेलिंग के मुकाबले में शामिल हैं।
اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ دونوں وزرائے اعظم کو اس بارے میں انٹروین کرنا چاہیے اور سختی سے اپنے کمانڈرز کو ریسٹین کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ امتیاز عالم صاحب آپ سے بات جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے تجزیہ کار اور سابق وائس ریٹائر ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب نے۔ شہزاد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت جب بھی شروع ہوتی ہے تو بہت بڑے واقعات ہوتے ہیں اور پوری امن کی جو بات چیت ہے وہ ڈی ریل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دونوں جانب کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ بات چیت کامیاب ہو۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں سراسر غلط الزام ہے، ایک نیریٹو ہے جو بلڈ اپ کیا جاتا ہے اپنی چوائس کے حساب سے، اپنی پسند کے حساب سے۔ اسی کو اگر الٹا کر دیجئے تو یہ سمجھیے کہ پچھلے کم از کم 7 سے 8 سال کے اندر انڈیا کے اندر اس قسم کے آرمی چیفز رہے ہیں جن کی کہ اسرٹیونیس کا اسٹیبلش ہوئی ہے ان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، خاص طور پہ جب سیاچن کا مسئلہ کسی بھی لیول کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو انڈیا کی آرمی جو ہے وہ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بالکل اس میں آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور انڈین جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے کہ یہ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے جس کو پاکستان کے ساتھ ایک دو اور معاملات کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے، تو وہ جو فوجی ان کے اکابرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ کیجیے اور مت کیجیے اس طریقے سے۔ دوسرا، اس سال سے جب جنوری میں یہ معاملہ شروع ہوا تو اس کی جو شروعات تھیں وہ پاکستان کی طرف سے حملہ کر کے نہیں کی گئیں، اس کی شروعات میں امتیاز عالم صاحب کا وہ تجزیہ اس طریقے سے بھارت کا یہ کہنا ہے کہ جب پہلی بار فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور ایک بھارتی فوجی کا سر قلم کیا گیا، اس وقت سے یہ تمام معاملات شروع ہوئے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان سے یا تو کوئی اس طرح کے عناصر ہیں یا کوئی ایسے گروپس ہیں جو پوری بات کو ڈیریل کر دیتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ بات ہی غلط ہے جو مفروضہ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ مفروضہ ہے۔ آپ اس کی اگر بات حقیقت سن لیجئے تو بہت آسان ہو جائے گا ہمارے ویورز کے لیے اس کو سمجھنے میں۔ 2004 میں جو سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا دونوں ملکوں کے درمیان میں، اس میں 2 فیصلے کیے گئے۔ وہ یہ کہ جتنی بھی اوفینسو پوزیشنز ہیں وہاں سے اپنی فوجوں کو پیچھے کر لیا جائے گا۔ اوفینسو پوزیشنز وہ ہیں جو بالکل آئی بال ٹو آئی بال بیٹھی ہوئی ہیں، اور دوسری لاجسٹیکلی جتنی پوزیشنز مشکل ہیں سسٹین کرنا ان سے پیچھے ہٹا جائے گا۔ نمبر 2، کوئی نئی ڈیولپمنٹس جیسے کہ اپنے ڈیفنسز کو دوبارہ سے بلڈ اپ کرنے کی یا اسٹرینگتھن کرنے کی ہرگز دونوں طرف سے نہیں کی جائے گی۔ یہ 2 یا 3 ایسے بڑے عوامل تھے جس نے سیز فائر کو اپنی جگہ پہ مینٹین رکھا۔ اس سال کے شروع میں حاجی پیر کے ایریا کے اندر ایک انڈین بریگیڈیئر جو تھا، بریگیڈ کمانڈر، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پوزیشن جو وہ چھوڑ آیا ہے اس فیصلے کی وجہ سے وہ ان کو دوبارہ بنانا چاہتا ہے، اور اس کو ایک منٹ مجھے بات کر لینے دیجیے۔ دیکھیے، کیونکہ اگر آپ غلط مفروضے پہ چلیں گے تو پھر بات غلط کہیں سے کہیں جائے گی۔ اس کی تو آپ اس لیے بہتر ہے کہ ہمارے ویور سمجھ جو آپ مفروضہ غلط کہہ رہے ہیں اس کی تو وضاحت آپ نے کی۔ میں امتیاز عالم صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کے خیال میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں سرحدوں پر امن کی بات چیت شروع ہوتے ہی وہ ایک حادثہ ہوتا ہے یا وہ جان بوجھ کے ہوتے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا عوامل دیکھتے ہیں وہ؟ ہمیں یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے، اور جی امتیاز عالم صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں کیا وہ ایک اتفاقی واقعات ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور عوامل ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ ایک بڑا واضح پیٹرن نظر آتا ہے کہ جب بھی حکومتوں کی جانب سے کوئی سیاسی بات چیت کی اور بات چیت کو آگے بڑھانے کا پیش رفت ہوتی ہے یا پیش قدمی کی جاتی ہے تو یہاں پہ ایسے عناصر ہیں پاکستان کے اندر جو اسے ڈسرپٹ کرتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں معصومیت کا بھیس اوڑھنے کی کچھ انداز ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں اسے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو انتہا پسند لابیز ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کنفرنٹیشن پہ سیاست کو، اپنی انتہا پسند سیاست کو فروغ دینا چاہتی ہیں، وہ اسے استعمال کرتی ہیں۔ اس حساب سے جو پاکستان کے انتہا پسند عناصر ہیں اور ہندوستان میں جو بہت سارے کمیونل عناصر ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ امتیاز احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اسلام آباد سے
शहजाद चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं कि इस मौजू पर हमारे नाजरीन सोशल मीडिया के सफ़ात पर क्या कह रहे हैं। नासिरुद्दीन मुजाहिरी सहारनपुर इंडिया से लिखते हैं, अमन के दुश्मन ज़िम्मेदार हैं और ऐसे लोग कभी इन दोनों मुल्कों को एक नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत सी पार्टियों की रोटियां इसी तनूर में पकती हैं। हॉलैंड से नजफ़ लिखते हैं, दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट अमन के ख़िलाफ़ है। कराची से अयाज अहमद लिखते हैं, दोनों मुल्कों की फ़ौज इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि अगर अमन हो गया तो उन्हें भारी फ़ंड्स नहीं मिलेंगे। और कराची से शहरियार खटक का कहना है, सिविलियन हुकाम इस सारी कशीदगी के ज़िम्मेदार हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा, कराची में ऑपरेशन जारी है और इस दौरान लियारी का इलाका एक मरतबा फिर तशद्दुद और सिक्योरिटी दस्तों की कार्रवाई का निशाना बना है। और अमेरिका की जानिब से यूरोपीय ममालिक की जासूसी पर यूरोपीय रहनुमा नाराज़, कहते हैं इससे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतासर हो सकती है।